नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भिलाई से बड़ी खबर की। मानव बम बनकर दुकान में पहुंचा युवक, जहां गैस सिलेंडर में वायरिंग कर ज्वेलरी दुकान में घुसा। छावनी थाना इलाके के सर्कुलर मार्केट की घटना है। दुकानदारों ने पकड़कर की पिटाई। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक, तो वहीं पुलिस ने सनकी को हिरासत में ले लिया है। आप ये देखिए, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और कितना डरावना ये पूरा दृश्य, जब मानव बम बनकर एक युवक, मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक बताया जा रहा है, और ये एक ज्वेलरी दुकान में पहुंच जाता है और यहाँ पर वे काफी हंगामा करने की कोशिश करता है। लोगों में डर का माहौल होता है। हालांकि दुकानदारों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। छावनी थाना इलाके के सर्कुलर मार्केट की घटना है। दुकानदारों ने पकड़ा युवक को और उसको पीट दिया। विक्षिप्त बताया जा रहा है मानसिक रूप से। पुलिस ने सनकी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है और इसने इस तरीके से घटना को अंजाम क्यों दिया है, ये भी सवाल बना हुआ है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, बहुत आश्चर्य की बात है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक और उसने ऐसी शातिराना वारदात को अंजाम देने की सोची। मानव बन बनकर दुकान में दाखिल हुआ। निश्चित रूप से काफी ये चिंतनीय विषय है और इस घटना के बाद संपूर्ण बाजार में हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों ने सिलेंडर देखा और उसमें वायरिंग देखी, लोग हड़बड़ा गए। युवक को बाहर निकाला गया, सिलेंडर को अलग किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस को बुलाया गया। लेकिन सवाल ये उठता था कि युवक यदि विक्षिप्त है तो उसको क्यों घटना पूरी समझ आ रही है। दरअसल पूरा मामला जो है वो दुकान के खरीदी बिक्री से संबंधित है। जो युवक के माता पिता ने दुकान को बेचा था, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको पैसे रकम नहीं मिली थी वापस, और दुकानदार का ये कहना था कि उन्होंने पैसे दे दिए। ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन युवक का ये कहना था कि वो काफी परेशान है, मानसिक रूप से अपने माता पिता को देख रहा है कि उसके घर में काफी परेशानी बढ़ गई है और यही वजह थी कि आज उसने इस तरह की घटना का अंजाम दिया। उसका ये भी कहना था कि यदि अभी भी नहीं हुआ तो मैं और उसको मार सकता हूँ। मैं उसने अपने हाथों में वो सीरीज भी रखा हुआ था, उसके हाथ में चोट भी पहुंचा दिया है। तो एक तरह से बड़ी घटना हुई है। देखने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों का आवेदन लिया है और अभी तो जांच करने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात यह भी कि क्या कोई ये साजिश थी, और युवक जैसा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, तो क्या वाकई में उसको देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा है मिथिलेश? देखिए, उसको देखने से वो अजीबोगरीब टाइप की बातें कह रहा है, लेकिन वो जिस तरह से स्वयं को कभी बोलता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मेरे पेट में चोट पहुंचाई, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, लेकिन युवक देखने से ऐसा लगता नहीं है कि बहुत वो मानसिक रूप से बीमार हो, क्योंकि उसको इज्जत की समझ है कि खरीदी बिक्री से मामला संबंधित है, तो भी इतना पैसे मिले, इतना देना था उसको, मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके घर वाले परेशान हैं। ऐसी और भी कई बातें हैं जो इसको पूरी तरह से समझ में आ रही है। ये सोचते समझते हुए उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा जांच का विषय है कि पुलिस यदि जांच करवाएगी तो जांच में ये मालूम चलेगा कि क्या मानसिक रूप से वो बीमार है या नहीं है। अभी तो फिलहाल पूरा मामला जांच करवाया जाएगा। जांच के बाद में जो भी होगा वो करवाया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में थोड़ी सी लापरवाही बरती है कि दोनों ही पक्षों से सिर्फ आवेदन लेकर उनको छोड़ दिया गया, जबकि यदि ये सही घटना होती कि वो सिलेंडर यदि भरा होता और युवक इतना आवेश में आया था, यदि इसमें थोड़ी सी भी गलती कर देती तो वो इतना घना क्षेत्र है बाजार क्षेत्र का कि वहां पे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सिलेंडर फट जाने से सैकड़ों लोगों को जान को खतरा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि लोगों की जान पर भी आ सकती थी, लोगों की जान भी जा सकती थी। हालांकि समय रहते जो दुकानदार थे वो घबरा गए, लेकिन उन्होंने उसको पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अब बात करेंगे जशपुर से बड़ी खबर की, जहां धर्मांतरण करा रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चंगाई सभा में धर्मांतरण की करा रहे थे कोशिश, पुलिस ने मौके से 14 लोगों को पकड़ा है। बगीचा थाने के सामर बार का पूरा मामला सामने आया है। तो खबर जशपुर से है। धर्मांतरण करा रहे 14 लोग गिरफ्तार किए गए और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, 14 लोग जो कि धर्मांतरण करा रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, पूरा मामला बताएं।
रीनू, मैं आपको बताऊं कि बगीचा थाना क्षेत्र के सामरबार में जो है चंगाई सभा आयोजित की गई थी और इस सभा में लोगों को ठीक करने के बहाने उनके धर्म परिवर्तन करने की कोशिशें की जा रही थी, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत बगीचा थाने में की, जिसके बाद बगीचा पुलिस मौके पर पहुंची और जो लोग हैं कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अब पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और 14 लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और कल जेल भेजने के आज इसको भेजने के दौरान जो है कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद ग्रामीण जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बहरहाल 14 लोगों को जेल भेज दिया गया है जो धर्मांतरण की कोशिश गांव में कर रहे थे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि इलाज के बहाने धर्मांतरण की कोशिश कराई जा रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वहां पर विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि उनका इलाज किया जाएगा, लेकिन इलाज के बहाने उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करने की कोशिश की जाती रही है और इसी पूरे मामले के चलते 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चंगाई सभा में धर्मांतरण की कोशिश के चलते पुलिस ने 14 लोगों को पकड़ा है, पूछताछ जारी है। और अब बात दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां कबाड़ से भरा ट्रक हुआ अनियंत्रित होकर रिहायशी इलाके में घुसा ट्रक। दर्जनों गाड़ियों को रौंदते हुए गली में फंसा ट्रक। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र की घटना। नशे की हालत में ट्रक चला रहा था ड्राइवर। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। तो कबाड़ से भरा ट्रक अनियंत्रित हुआ और रिहायशी इलाके में जा घुसा। दर्जनों गाड़ियों को रौंदते हुए गली में फंसा। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र की घटना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। सरकार एक तरफ शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटी है, दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आरक्षण संशोधन विधेयक और जनहित के मुद्दे पर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। तो आप ये देखिए कि सत्र के दौरान विपक्ष यानी कि बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। आरक्षण संशोधन विधेयक और जनहित के मुद्दे पर सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है जवाब देने के लिए। 2 जनवरी यानी कि आज से 6 जनवरी तक सत्र चलने वाला है। तो सरकार एक तरफ शीतकालीन सत्र की तैयारी में है, विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक मुख्य मुद्दा रहने वाला है और जाहिर सी बात है कि हंगामे के पूरे आसार हैं। संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ देखा जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, विपक्ष ज्यादा तैयारी कर रखा है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, देखिए आरक्षण संशोधन विधेयक पर लगातार जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तकरार जारी है और राजभवन में जो है वो आरक्षण संशोधन विधेयक एक तरह से कह सकते हैं अटका हुआ है, क्योंकि राज्यपाल में दस्तखत नहीं किए और आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई थी और वहां पर रणनीति बनाई गई कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए और उसी तरीके से सरकार की भी अपनी तैयारियां हैं कि किस तरह से विपक्ष को जवाब दिया जाए और उसके साथ ही राजभवन पर भी लगातार जो है राजभवन भी सरकार के निशाने पर लगातार है, क्योंकि राज्यपाल ने अब तक दस्तखत नहीं किए हैं और इसी पर आज जो है वो जमकर हंगामा हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को क्वांटिफाइबल डाटा रखना चाहिए, जो राजभवन में जवाब दिए गए हैं वो जवाब सामने रखने चाहिए और इसी तरीके से जो है कांग्रेस का कहना है कि राजभवन जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस लगातार जो है वो राज्यपाल के पास गया था, लेकिन बीजेपी एक बार भी इसको लेकर दोबारा राजभवन नहीं गया कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर दस्तखत किए जाए। तो इसी को लेकर एक दूसरे पर जरूर जो है वो आरोप प्रत्यारोप होंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि आज आरक्षण विधेयक और जनहित के मुद्दों को लेकर घमासान मचने के पूरे आसार है। अब चूंकि सरकार खुद आरक्षण संशोधन विधेयक के हस्ताक्षर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने के चलते काफी आक्रोशित है और हो सकता है कि बीजेपी पर भी हमलावर रहे कांग्रेस सरकार। और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि इन्होंने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा और यही कारण है कि अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। मरकाम ने कहा कि सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष चाहे ध्यानाकर्षण लाए या स्थगन प्रस्ताव, सरकार हर हमले का जवाब देने को तैयार है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हल्ला करेगी क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 2 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। हमारी सरकार अपनी प्रारंभिक तैयारियां कर ली है। विपक्ष जो भी प्रस्ताव लाएगा, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्थगन लाके सदन से वॉकआउट करती है, बाहर जाती है, इसका मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां नहीं कर पाती, मगर हो हल्ला करके समय बर्बाद करना चाहती है। मगर हमारी सरकार विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। रायपुर से खबर, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, कानून व्यवस्था किसानों की समस्याओं के मामले में लाएंगे स्थगन, अधिकारियों कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी उठाएंगे, काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करेंगे, सरकार से हर मुद्दे पर जवाब लेंगे। आज हमारी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और विधायक दल की बैठक में 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के संदर्भ में हम लोगों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया। प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। आज जिस तेजी के साथ में इस प्रदेश में नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं, उसको लेकर के हम स्थगन लाएंगे। किसानों की समस्याएं, आज धान बेचने में किसानों को दिक्कत आ रही है, टोकन प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, किसानों के समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। किसानों की समस्या को लेकर के हम स्थगन लाने वाले हैं, विधानसभा में चर्चा करने वाले हैं। कर्मचारी अधिकारी, पिछले 2 महीने पहले इस प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर के पूरे प्रशासन को ठप किया था नियमितीकरण की मांग को लेकर के। लेकिन आज भी 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी यह सरकार अधिकारी कर्मचारियों के जो प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है, उनकी मांगों पर आज भी वो गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, किसी प्रकार की सार्थक पहल नहीं कर रही है। इस विषय को हम विधानसभा में स्थगन के माध्यम से लाने वाले हैं। नए साल के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खुशहाली की कामना लेकर माता के दर्शन करने पहुंचे हैं। इसका पहला दिन माई जी के दरबार में माथा टेकने हम लोग डोंगरगढ़ आए हैं। बमलेश्वरी माता जी के दर्शन कर छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली, समृद्धि, शांति की मनोकामना लेकर आज माई जी के दर्शन किए और छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, खुशहाल हो, यही मनोकामना माई जी के दर्शन करके मनोकामना हमने की है। छत्तीसगढ़ राज्य, क्योंकि हमने देखा 2 साल 2021-22 में कोरोना महामारी के कारण हम सब दर्शन नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं 2023 में ऐसी विपदाएं छत्तीसगढ़ में ना आए, देश में ना आए, माई जी से हम लोग यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर सियासत लगातार जारी है और कांग्रेस ने ट्वीट कर राजभवन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर पर सवाल उठाए और कहा कि जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी ऑफिस राजभवन का संचालन केंद्र बन गया है। और अब बात करेंगे हाथियों के उत्पात की। जी हां, बलरामपुर से खबरें, जहां नीलकंठपुर गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 3 घरों में किया तोड़फोड़। घर में रखे अनाज को भी हाथियों ने खा लिया। गांव में हाथियों के आने से दहशत का माहौल है। रत जगह करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। हाथियों की दहशत बनी हुई और यही कारण है कि जो ग्रामीण है वो रत जगह करने के लिए मजबूर हैं, अपने खेतों की रखवाली करते हैं। हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया। 3 घरों में तोड़फोड़ की, जमकर उत्पात मचाते हुए खेतों को भी रौंदा। घर में रखा अनाज चट्टे कर गए और हाथियों के आने से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है।
नए साल के पहले दिन दुर्ग जिला पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारा सिवनी में 14वीं ब्रांच पर दबिश दी और इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 14 नग मोबाइल फोन के साथ ही लाखों के लेनदेन का खुलासा हुआ है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने 4 दिन में 25 लाख का लेनदेन किया था, जिसमें उन्हें 13.5 लाख रुपए का लाभ हुआ। उन्होंने युवाओं से इस प्रकार के लेनदेन में नहीं फंसने की अपील की है। प्रदेश के बालाघाट जिले से महादेव ऐप का एक ब्रांच जो रन कर रहा था पिछले 4 दिनों से, उसको पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें 6 लोग पकड़ाए हैं, 3 लैपटॉप और 14 मोबाइल पकड़ाए हैं। इनके पास एक बुकलेट मिला है जिसमें कि डेली का कितना पैसा जमा होता है, कितना ये खेलने वालों को वापस करते हैं और कितना शुद्ध इनका प्रॉफिट या लॉस है। तो ये मालूम चला कि नियरली इनका 60% जो ट्रांजैक्शन का है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। करीब 25 लाख का इन्वेस्टमेंट पिछले 4 दिन में हुआ था, जिसमें कि इन्हें 13.5 लाख का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि एक महीने में यदि इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं करीब 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट एक ब्रांच से एक महीने में होता है। साल में 10 से 12 करोड़ का प्रॉफिट मान के चले। ये ब्रांच नंबर 191 था, इनके जो बुकलेट में लिखा हुआ था। इससे मालूम चलता है कि देश में कम से कम 190 के करीब ब्रांचेस कम से कम हैं। और अब बीजापुर से खबर है, जहां नक्सल इलाके से लापता हुए 4 लोग 24 दिसंबर को गोरना से लापता हुए सभी 8 दिनों से नहीं मिला सुराग। नक्सलियों के द्वारा अपहरण की आशंका है, परिजन परेशान है, सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो बीजापुर से खबर है, जहां पर नक्सल इलाके से 4 लोग लापता हुए। 24 दिसंबर को गोरना से लापता हुए सभी 8 दिनों से नहीं मिला सुराग। नक्सलियों के द्वारा अपहरण की आशंका भी जताई जा रही है, परिजन परेशान है, सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी खबर बीजापुर से है। तो अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। नक्सलियों के अपहरण की आशंका ये परिजन जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो परिजन हैं उन्हें नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है। काफी टाइम हो चुका है और अभी तक वापसी नहीं हुई है। 24 दिसंबर को गोरना से सभी लोग लापता हुए थे और 8 दिन से कोई सुराग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। परिजन परेशान है, सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। तर्रेम थाना इलाके के ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। जगरगुंडा एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने ग्रामीण को पहले अगवा कर लिया था, जिसके बाद तर्रेम पेगड़ा पल्ली के बीच सड़क पर आज शव मिला। एसपी आंजनेय ने घटना की पुष्टि की है। तो देखिए एक बार फिर से नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए तर्रेम थाना इलाके के ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया गया। जगरगुंडा एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने ग्रामीण को पहले अगवा किया था और उसके बाद तर्रेम पेगड़ा पल्ली के बीच सड़क पर आज शव मिला है। एसपी आंजनेय वैष्णव ने घटना की पुष्टि की है। बात कोरबा से अहम खबर की, जहां नील कुसुम हत्याकांड में खुलासा हुआ। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। राजनांदगांव से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी शाहबान और तबरेज खान गिरफ्तार किए गए। वारदात के बाद से आरोपी फरार था। तो राजनांदगांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नील कुसुम हत्याकांड में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 आरोपियों को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शाहबान और तबरेज खान गिरफ्तार हुए। वारदात के बाद से ये दोनों ही आरोपी फरार थे और काफी टाइम के बाद इन्हें गिरफ्तार किया जा सका। नील कुसुम हत्याकांड मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। बलौदाबाजार के कोकड़ी में आस्था का संगम शुरू हो रहा है। प्रख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज से कोकड़ी में 22 एकड़ में बने विशालकाय पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। प्रदेश सहित देश भर के लाखों श्रद्धालु यहां जुटेंगे। दोपहर 1 बजे से शुरू होकर कथा शाम तक चलती रहेगी। आयोजन करने वालों की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
तो वहीं शुरू करते हैं। नए साल के मौके पर अंबिकापुर के ऑक्सीजन पार्क में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शहरवासियों को यह सौगात दी। उन्होंने कहा कि शहर में जगह का चयन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वन विभाग ने ऑक्सीजन पार्क में जगह दी और यहां इसे लगाया गया। इसकी देखरेख का जिम्मा भी वन विभाग के पास होगा। एकता और अखंडता और स्वतंत्रता के इस प्रतीक ध्वज को प्रतिदिन सलाम कर सकेंगे और अपने आप को देश के साथ समर्पित कर सकेंगे, जोड़े रख सकेंगे। तो ये पहल, और आज वन विभाग ने आगे आके अनुमति दी, ना केवल अनुमति दी यहाँ लगाने के लिए, बल्कि उन्होंने मेंटेनेंस के लिए भी कहा कि इसकी देखभाल भी हम करेंगे। तो एक सुरक्षित परिसर है, बहुत लोग यहाँ आते भी हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से शाम को कुछ समय बिताने के लिए, तो उन लोग भी देखेंगे देश के ध्वज को और इसकी देखभाल भी वन विभाग करेगा। ये कुल मिला के समाज को, शहर को एक पहल परिवार की ओर से ये समर्पित हमने शहर को किया। और चलिए अब देखिए टॉप 25 खबरें।